वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं मानसरोवर भाग 1 की कहानी के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए इसकी 20वीं नंबर की कहानी को आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अनुभव और रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद्र। आइए इस कहानी को पात्र को हम जानते हैं। तो इस कहानी में मात्र एक पात्र है जिसका नाम है बाबू ज्ञानचंद्र। बाबू ज्ञानचंद। तो इस कहानी को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और इससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर के राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चित्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठ कर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जड़ीदार पगड़िया बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। गलाने, विषाद या शोक की छाया भी ना थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहरणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास, वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया और संध्या समय में पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई। शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लूट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर? विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरी क्या आहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को और दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों का पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो कि मैं भिक्षा मांगू? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर ना थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र ना लिखा। हाँ, स्वार्थ तेरी माया कितनी प्रबल है। अपने ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो गया है। अपना ससुर अपनी बहू की ओर इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चित थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता ना थी जितनी अपने नारित्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र ना थी, पर नारित्व की और किसी की आंख भी ना उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी में आया, पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से ना निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था,
उसी निकाल कर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घुटती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा। मैं रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितने ढाढ़स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद्र थे। मेरी पति के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसिज ज्ञानचंद्र थी। यह मुझसे बड़ी थी। पहले पहल मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहाँ मित्रता मर्दों ही तक रहती थी, औरतों तक नहीं जान पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं। क्या है? स्कूल में मास्टर है। बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रूप था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर ना होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजी प्रतिमा। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतने ही दयालु। घर कोई पत्र नहीं लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकिचाते हुए किया। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, ना पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं और ना ही ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में ना रहने दूंगी। खुफिया के दो आदमी इसी वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, के तांगे लाओगे? के? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ के, एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन, भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊंगा, मास्टर साहब ने डरते डरते बोले। एक तांगे में कितने सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊं। अरे तो जाओगे भी? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने ना पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैं सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 पाँव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो बना रही हो। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौटे आवे तो मुझे भी अपने घर में मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई। चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सहृदय, उदार, मीठी बात करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह ना रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला ना था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हष्ट-पुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी ना लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ ना करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने का सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफिया को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका। यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो।
मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग ना खड़ा करे। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ। मैं समर्थ ही क्या हूँ। मेरी मेरी सामर्थ्य ही क्या है। क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं। इससे उन्हें क्या मिलेगी। यहाँ नहीं तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। एक हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड ना छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा यहाँ रहने मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ ना कह सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू के कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया और इस तरह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जब आज़ाद हमारी नहीं हुई थी हमारे देश की, तब की कहानी है। तो इस कहानी को आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।